गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बिल्कुल भी मासूम नहीं है जो बच्चों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारे समाप्ति मैम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी, ये इतनी ब्राइटनेस क्यों है आज वैसे? आज तो ग्लोइंग ग्लोइंग लग रही है मैम। चलो जल्दी बताओ यस एवरीवन, जल्दी बताओ यस एवरीबॉडी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या एवरीवन? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एकदम मुंह पे चमक रही है बेटा, लाइट मुंह पे पड़ रही है, यू नो। यस, इट्स ऑल द लाइट। लाइट का कमाल है, लाइट का कमाल है। हाँ जी, मिस यू मैम। अरे भैया अब कितना मिस करोगे बेटा, पूरे दिन भर हिचकियां आती रहती है मेरे को, इतना भी मिस मत करो तुम लोग। डेट है आज बेटा 28। देखो टीचर्स डे आ रहा है, जल्दी जल्दी गिफ्ट्स की तैयारी कर दो, ठीक है ना? मेरे नाम पे गिफ्ट्स भिजवा दो हमारे ऑफिस। चलो, ये लव यू मैम, मिस यू मैम, इससे कौन सा लव और मिस यू प्रूफ हो जाता है? मैं तब मानू जब आप मेरे को बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाएंगे। अब कोई सीरियसली में मत भिजवा देना, पता चला तुम कुछ कर रहे हो और फिर मेरा नाम आया, मैम ने क्लास में बोला था ऐसे, हे भगवान। चलो ऑनलाइन 29 है, मैं एक दिन मैं पीछे चल रही हूं एक्चुअली, है ना? तुम्हें देखते ही बेटा सारी चीजें गलत होने लगती है, देखो। हाँ हाँ, चलो यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2, और हम सबसे पहले करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस। क्विक रिवीजन करेंगे बेटा एक बारी पिछली क्लास की। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बारी बेटा मेरे साथ, जल्दी से मेरे साथ तैयारी करेंगे, जीत की तैयारी करेंगे बेटा। स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने लिखा है, पर थोड़ी सी हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना वो हमने पढ़ा नहीं था लास्ट क्लास में, पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक्स से बेटा शुरुआत की थी, ठीक है ना? हाँ, और आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। यस एवरीबॉडी, चलिए शुरू करें, शुरू करें। क्या हुआ? हाँ, आमी खूब भालो, आप कैसे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हुआ? क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस, एक बार ये हो तो जाने दो। हाँ चलो, ये देखो सब समाप्ति एक्सप्रेस शुरू करते हैं बेटा। एक बारी बेटा हम क्विक रिवीजन करते हैं पिछली क्लास की। तो कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, अपने नोटबुक्स को बंद कर लो और अपनी बेटा किताबों को भी बंद कर लो। अपने पास जो मेडिजी है उसको तो बिल्कुल ही बंद कर लो, क्योंकि अभी चीटिंग वीटिंग करके आंसर नहीं देना है, ठीक है? चलो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी, द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम हैं इस दुनिया के एक ऐसे प्राणी जो कि है बहुत ही मतलबी, क्योंकि हम हर काम करते हैं अपनी प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना? इसमें कोई गलत बात थोड़ी है बेटा। ऑफ कोर्स, अब हम नौकरी कर रहे हैं बेटा, नौकरी क्यों कर रहे हैं? अपना पेट पालने के लिए बेटा। 2-4 रुपया पैसा मिलेगा तो बेटा पेट पालेंगे हम। तुम कल को बेटा पैसे कमाओगे, पेट पालने के लिए करना पड़ता है बेटा। खैर, हम डेविएट हो रहे हैं टॉपिक से, वापस टॉपिक पे आते हैं। टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और ऐसा आप बहुत पहले से भी कर रहे हैं, बस आज के डेट में आप थोड़ी सी चीजों को और बेटर तरीके से करते हैं। पहले जैसे आप बेटा ऑर्गेनिजम्स को यूज करते थे, इडली डोसा खाने का बेटा, है ना? इडली डोसा खाने का, इडली डोसा जो बनाते हो बेटा, है ना? वाइन्स बन रही है, ब्रेड बन रहा है, कर्ड बन रहा है। तो ये सारी जो चीजी है, चीजी बोल रही हूँ, चीजी, देखो ये इन सबको मेरी बहुत सैलरी पता है ना तुम लोगों को। हाँ, बहुत अच्छी सैलरी बता रहे हो तुम भाई, ओ माय गॉड। चलो सुनो अब मेरी बात। तो ये जो बेटा चीजें बन रही थी, इसमें भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे थे इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आप बेटा क्या करते हैं? आप वैक्सीन्स बना रहे हैं, डीएनए वैक्सीन्स बना रहे हैं, आप जीन भी बना सकते हैं, आप जीन का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। सोचिए बेटा, थेराप्यूटिक्स, मेडिकल फील्ड में कितनी सारी चीजें बेटा यूज होती है, ड्रग्स यूज होती है, मेडिसिन यूज होती हैं, इंसुलिन बना सकते हो। अभी आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे बेटा इन द चैप्टर एप्लीकेशंस।
आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ, ऐसे प्राणी जिनके जीन में मॉडिफिकेशन कर दी हो बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का आप इस्तेमाल करते हैं, उसे आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, ने भी बायोटेक की अपनी एक बहुत खूबसूरत अंग्रेजी की डेफिनेशन दी थी। तुम्हें तो वैसे भी पढ़ के बेटा उसको कभी तुम्हें जिंदगी में समझ नहीं आता, इतनी अच्छी इंग्लिश बेटा तुम्हारी कहां है ना, वो तो मैम की इंग्लिश इतनी अच्छी है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा था द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंसेस and organism, their cells, their parts, their enzymes, molecular analogs, साइंस का इस्तेमाल किया, द इंटीग्रेशन, इन दोनों को मिला के आपने बेटा यूज किया। और किया क्यों? वही अगेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर लो, आप उसके किसी पार्ट को लैब में बना लो, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स उनको इस्तेमाल कर लो, उनके एंजाइम को इस्तेमाल कर लो, है ना, उसके किसी सेल को इस्तेमाल कर लो, और इसी से आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाए। आप बायोटेक्नोलॉजी में बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इंजीनियर तो बेटा वैसे तो आप अब ना बन पाएंगे, पर जेनेटिक इंजीनियर शायद आप बन जाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब आपने बात करी थी बेटा, तुम डॉक्टर बन जाओ पहले बेटा, ठीक है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब आपने बात करी थी, तो आपने जीन में आपने किया क्या, उसका प्रिंसिपल क्या था? एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए, प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जहां हम उसे बेटा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं, जहां हम जीन क्लोनिंग करते हैं, और इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाई थी, द जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जहां आप काम कर रहे होते हैं बेटा, वहां पे आप क्या करेंगे, वहां आप एक स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे, माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की जेनेटिक मतलब वो ना हो, क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ना हो बेटा। आप स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे ताकि जिस जीन से आप काम करना चाह रहे हैं उसी जीन का बेटा यूजेज हो, कोई कंटामिनेशन ना हो। वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और आपको याद है बेटा, आज इसी को आप कंटिन्यू करोगे, आज इसी को आप बेटा कंटिन्यू करोगे, ठीक है ना, इसी को आप बेटा कंटिन्यू करोगे। तो इसी चीज को बार बार आज पढ़ेंगे। तो एक बारी वापस से सुनो, जब हमें रिकॉम्बिनेंट बनाना होता है, रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब मैम ने बताया था? मैम ने रिकॉम्बिनेंट का मतलब बताया था कोई भी ऐसा जीन जिसमें कोई और बाहर की जीन जुड़ी हुई हो। जैसे बेटा कहीं से मुझे, अरे भाई ये क्या हुआ, कहीं से बेटा कोई एक डीएनए, इसमें से मुझे एक जीन चाहिए, पूरा जीन नहीं चाहिए, इसमें से एक जीन चाहिए। क्या मैं इस जीन को बायोटेक में अभी काट के निकाल सकती हूँ? मैं बिल्कुल निकाल सकती हूँ बेटा। इस जीन को यहां से अलग कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास मॉलिक्यूलर सीजर्स है। आज आप पढ़ोगे भी बेटा कि हम आइसोलेशन करते हैं अपने डिजायर्ड जीन की, वो किसी प्लांट से भी आइसोलेट कर सकते हैं, फंगस से भी आइसोलेट कर सकते हैं बेटा, कहीं से आइसोलेट कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, बैक्टीरिया से, फंगस से, है ना। जीन को निकालने के लिए आप क्या प्रोसेस किया जाता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और फिर उसमें से अपने डिजायर्ड जीन को अगर तुम्हें कट करना है तो तुम मॉलिक्यूलर सिजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मौका मिलेगा तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तुम्हारी जीन है जिससे तुम्हें काम करना है। और फिर बेटा इस जीन को तुम्हें इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, क्योंकि यही तुम्हारा जीन है, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है, इसके प्रोडक्ट को तुम्हें आइसोलेट करना है। तुम इस जीन को ना एक वेक्टर के साथ में जोड़ते हो। वेक्टर वो गाड़ी होती है जिस गाड़ी के माध्यम से तुम अपने इस जीन को देखना होस्ट के अंदर भेजोगे। मैंने ये जो वेक्टर बनाया है, वेक्टर, ये वेक्टर मैंने बनाया प्लाज्मिड, क्योंकि आपके इस चैप्टर में आप पढ़ोगे प्लाज्मिड्स आर वेरी गुड वेक्टर। और मैंने कहा था एक वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से बच्चों आप इसे एक अच्छा वेक्टर बोलते हो। एक वेक्टर को वेक्टर कहलाने के लिए, वेक्टर की कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कुछ क्वालिटीज होती है बेटा, जिस क्वालिटी को मतलब उसके थ्रू इसे गुजरना पड़ता है। तुम्हें नीट में सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें एक कट ऑफ के आगे होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा नीट में बेटा तुम्हें गवर्नमेंट सीट पक्की मिलेगी, राइट। तो वैसे ही इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, इसका साइज कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था, अगर मैं इसे उठा के किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दूं कि भाई एक काम करती हूं,
ई कोलाई जिसे मैंने होस्ट बोला था, एक बैक्टीरिया, वेरी गुड होस्ट, मैं काम क्यों नहीं करती मैम, इसको सीधे उठा के इसके अंदर डाल देती हूँ ना, क्या ये इसके अंदर जाके अपनी रेप्लिका बना पाएगा? क्या मल्टीपल कॉपीज बना पाएगा? ये कभी अपनी मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पाएगा बेटा, क्योंकि इसे मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, इसे रेप्लिकेट करने के लिए चाहिए होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसके पास तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है नहीं मैम, कि मुंह उठा के मैंने इसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया और ई कोलाई भी कह रही है हाँ भाई मैं तो तुम्हारी मल्टीपल कॉपीज बनवा दूंगी। ये वायरस भी नहीं है बेटा कि अपना जाके होस्ट के जीनोम के साथ खुद से जाके जुड़ जाए, ये वैसा भी काम नहीं कर पा रहा है। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी मदद से ये रेप्लिकेट भी कर पाए, और मैं इसे एक ऐसे होस्ट के अंदर डालूं जो होस्ट बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता हो, ताकि तुम्हारा डीएनए भी बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करे और उसकी मल्टीपल कॉपीज बहुत जल्दी बन जाए। ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं डालोगे जो करोड़ों साल लग रहा है उसको रेप्लिकेट डिवाइड करने में, ऐसा काम तुम नहीं करोगे। तुम तो कर सकते हो बेटा, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, पर बेटा एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जो है ऐसा काम नहीं करेगा, जिसको पता है कि मुझे कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया ना बेटा, वेक्टर के दिल में जगह बनाई। अरे वेक्टर के अंदर जगह तो बनानी पड़ेगी ना बेटा, इसको भी कट करना पड़ेगा ना बेटा। जब तक इसे कट नहीं करूंगी इसमें जगह नहीं बनेगी, तब तक इन दोनों को जोड़ूंगी कैसे? तो ये जो इन दोनों को जोड़ के तुमने एक नया सामान बनाया ना बेटा, उसी को तो तुम क्या बोलते हो? रिकॉम्बिनेंट। उसी को तो तुम क्या बोलते हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। और फिर बेटा इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब होस्ट के अंदर डाल देते हो उसे जीन ट्रांसफर बोलते हो। और जब होस्ट के अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है, होस्ट डिवाइड करता है, आगे उसकी कॉपीज जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे सपोलो? जीन क्लोनिंग। बताओ, इतना अच्छा कोई तुम्हें पढ़ा सकता है बेटा? तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हें मुझे दिल बनाने चाहिए, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए मैम वी ऑल लव यू सो मच, और तुम स्पैमिंग करते हो कमेंट्स में। शर्म आनी चाहिए बेटा तुम्हें। कर्मा विल एट बैक। चलो आओ, ठीक है ना? पूरी रिवीजन हो गई बेटा, हमने बहुत ही इतनी सी ही चीज पढ़ी थी, और तुम मेरी बात का विश्वास मानो बेटा, यही सेम प्रोसेस जो तुमने आज पढ़ा है ना, यही कहानी कितनी बार रिपीट होगी, रिपीट रिपीट रिपीट। तुम्हें लगेगा रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, सच में रिपीट होगी बेटा, और तुम इतनी बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को रिलेट कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे। देखो ना, प्यार मांगने का कैजुअल तरीका है ना। यस, चलो अच्छा सुनो आप बेटा, मेरी बात समझना। ये जो चैप्टर है इसे मैं लास्ट क्लास में तुम्हें बताना भूल गई थी कि इसकी जो सीक्वेंस है ना एनसीईआरटी में बहुत ही बेकार है बेटा। अगर तुमने एनसीईआरटी खोल के स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया तो तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे इस चैप्टर को। मैं इस चैप्टर को बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में जैसे की जाती है ना बेटा, जो बायोटेक के स्टेप्स हैं, मैं इस चैप्टर को वैसे ही पढ़ाती हूं। इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूं कि आप मेरे पढ़ाए बिना खुद से एनसीईआरटी रीड कर लें, क्योंकि हाँ टॉपिक वाइज रीड कर सकते हो, बट अगर तुम सीक्वेंस में रीड करने जाओगे ना बेटा तो थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब चलो पढ़ते हैं, है ना। तो अगर तुम इसे बेटा वैसे सीक्वेंस में रीड करोगे ना तो तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की सीक्वेंस ही बेकार है। पर एक बारी तुम पढ़ना स्टार्ट करो मेरे साथ, और जो जो पार्ट मैं बता रही हूं वो पार्ट एनसीईआरटी से रीड करो। लास्ट में पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, तब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। बट अभी एनसीईआरटी की सीक्वेंस बहुत ही बेकार है। कहीं पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम घुसा दिया है, कहीं पे वेक्टर्स घुसा दिए हैं, स्टेप्स जो है बाद में दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। हम इस चैप्टर को बिल्कुल जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी जिस प्रकार से की जाती है ना बेटा, हम बिल्कुल उसी सीक्वेंस में इसे पढ़ेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू आपको बहुत इजी इस तरीके से लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम हिस्ट्री में थोड़ी सी जाते हैं बेटा। हिस्ट्री ऑफ बायोटेक, नॉट हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री, यू नो, नॉट दैट हिस्ट्री बेटा जिसको छोड़ के तुम कई सालों पहले साइंस में आ गए थे। मैं उस हिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूं बेटा, मैं बात कर रही हूं बायोटेक के हिस्ट्री की। हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हेडिंग डालो, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस चैप्टर में जहां पे भी साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, जहां पे भी बेटा कोई डेटा दिया हुआ है, वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि बायोटेक प्रिंसिपल एंड बायोटेक एप्लीकेशन चैप्टर
इन दोनों में क्या है बेटा, इन दोनों में डेटा और कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम है। जबरदस्ती अपने मन से सारे याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। यस एवरीवन, यस एवरीवन। अभी सुनो, हाँ, हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, मैं क्या करूंगी ना, राइट साइड में फ्लो और डायग्राम के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। अब ना इस चैप्टर में जो है ना बेटा, कहानी तो बहुत सारी दी हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए हर जगह पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितनी बार आप डायग्राम बना के पढ़ेंगे ना बेटा, आपको टॉपिक की क्लैरिटी 10 गुना बेटर मिलेगी, 10 टाइम्स बेटर। आप लिखते हैं जब चीजों को, और उसको अगर पॉसिबल है, हर चीज में जबरदस्ती नहीं, पर अगर पॉसिबल है कि उसको डायग्राम बना के समझ सकते हो तो बनाओ, तो उससे ना आप टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कई गुना ज्यादा बेटर हो जाती है। तो पहले ना मैं लेफ्ट साइड में हिस्ट्री बता देती हूं आपको कि पहली बार फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कंस्ट्रक्ट हुआ था बेटा, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1972। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्टेड in the year 1972। और किन व्यक्ति ने, किन लोगों ने बनाया था, है ना, किन लोगों ने बनाया था, तो उन व्यक्तियों के नाम भी याद रखने हैं। बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है ना, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1972 बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। कैसे बनाया था, अब मैं वो बात साइड में लिख दे रही हूं, और उसकी एक्सप्लेनेशन हम डायग्राम से बेटा राइट साइड में करेंगे, ठीक है ना। सो they did this by linking an antibiotic resistant gene ये सब ना बेटा एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, ठीक है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अगर आप इस लाइन को पहले से नोट करो बेटा, अगर इस लाइन को आप एज इट इज डायरेक्ट सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो तो आपको बेटा उतनी बेटर क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जो भी बातें इस लाइन में, एनसीईआरटी ने तो एक सीधे लाइन में दे दिया है, लेकिन इसी चीज को आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर बना के समझोगे ना तो आपको बेटर क्लियर होगा। अभी देखो, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया बेटा इन द ईयर 1972। किसने बनाया? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। इन्होंने क्या किया बेटा, रिकॉम्बिनेंट बनाने का सिंपल मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसी का कोई एक जेनेटिक मटेरियल उठाया, कोई एक प्लाज्मिड उठाया, या दो अलग अलग डीएनए का कॉम्बिनेशन। दो अलग अलग डीएनए का कॉम्बिनेशन का मतलब है रिकॉम्बिनेंट बना देना, क्योंकि अभी अभी तुमने वही चीज तो बनाई थी मैम, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो की थी उसमें तुमने रिकॉम्बिनेंट ही तो बनाया था, तो दो चीजों को जोड़ने का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट बनाना। अच्छा, ये आप सोच के देखो बेटा, एक बात मुझे बताओ, ये रिकॉम्बिनेंट, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल कैसे हो पाई? आपने एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पढ़ी जिसमें प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एनिमल हाइब्रिड्स, प्लांट हाइब्रिड्स बनाते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क था? उसमें आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से सिर्फ काम नहीं करते थे, क्योंकि आपके पास सिजर्स नहीं थे। उसमें आपको डिजायरेबल जीन,
और नॉन डिजायरेबल जीन दोनों लेनी पड़ती थी। डिजायरेबल जीन का जो तुम्हें फायदा मिलता था वो तो मिलता ही था, पर तुम्हें नॉन डिजायरेबल जीन से काम नहीं था, पर तुम्हें उसको भी यूज करना पड़ता था। ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि तुम अपने डिजायरेबल जीन को कट कर पाए। दैट इज द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि वो कैसे डिस्कवर हुआ था 1963 में, ठीक है ना। तो ये इट वॉज बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मैंने यहां पे बोला कि इन दोनों ने पहली बारी बनाया रिकॉम्बिनेंट। कैसे बनाया इन्होंने? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया। एनसीईआरटी कहती है कि उनका नेटिव प्लाज्मिड उन्होंने लिया, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो आप पढ़ते हैं, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ये प्लाज्मिड निकाला। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसका इन्होंने क्या किया बेटा? ये प्लाज्मिड निकाला। प्लाज्मिड टेकन आउट। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की भाषा में पहले आपको समझा रही हूं, पहले मैं बिल्कुल आपको एनसीईआरटी की भाषा में समझा रही हूं। फिर एनसीईआरटी कहती है इसके साथ में इसके नेटिव प्लाज्मिड, ये नेटिव इसका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड कहां से निकाले? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। इसको इन्होंने ना बेटा एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ जोड़ दिया। मेरी बातों को कृपया करके ध्यान से सुने, समझो कि बेटा ये कोई प्लाज्मिड है। एक्चुअल में ये प्लाज्मिड किसका था वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, पर मैं आपको बताऊंगी। पर पहले एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट समझना। एक प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड है, इसके अंदर बेटा एक पर्टिकुलर जीन है। अब मैं उस जीन को हाईलाइट कर रही हूं रेड कलर से। क्या तुम्हें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन? पहले तो मैं तुम्हारे बेसिक्स समझूं, पहले तो मैं तुम्हारे बेसिक्स समझू, क्यों मुझे लग रहा है तुम्हें बेसिक्स पता भी है या नहीं। अब आप मेरे को आंसर देना जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। ये एक जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। समझो कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मैं कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये तो नहीं बता रही हूं, समझो ये कोई एक्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन एक बार पूछना चाह रही हूं, ठीक है, आप मुझे आंसर देना, तभी तो कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा ना बेटा, जब आपकी टेस्ट करूंगी मैं। तो अभी मैंने तुम्हें नहीं बताया कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बता रही हूं। ये जो पिंक कलर का डायग्राम तुम देख रहे हो, ऐसा लेट्स से फॉर एग्जांपल ये किसी एक्स एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन है। अगर मैं ये प्लाज्मिड, अभी आगे जो मैं डायग्राम बनाऊंगी वो मत बनाना, ये पूरा बनाओ। जब मैं नेक्स्ट डायग्राम, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, तो मुझे एक बार आंसर देना। ये कोई इकोलाई है फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इस इकोलाई के अंदर ये वाली जीन को डाल दूं जो तुम्हें ऊपर नजर आ रही है, जिसमें एक्स एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है, किसी एक्स एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है, और फिर मैं इस इकोलाई को बेटा उठा के इस एक्स एंटीबायोटिक में ग्रो करूं, तो ये जिंदा रहेगा या मर जाएगा? मुझे ये आंसर दो। मैंने क्या किया, इस ई कोलाई के अंदर क्या किया, ये वाला प्लाज्मिड डाल दिया जिसके पास कोई एक्स एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन थी, मैंने उसके अंदर उठा के इसे डाल दिया, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूं कि मैं उससे उस एक्स मीडियम में ग्रो कर रही हूं, उस एक्स एंटीबायोटिक में डाल के उसे ग्रो कर रही हूं, क्या वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, ये पूछ रही हूं मैं। इसी से तुम अपना कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकते हो। जितने बच्चे जो आंसर दे रहे हैं ना, अगर किसी ने गलत आंसर दिया होगा तो चेक करना कि तुम्हारा आंसर गलत क्यों है। जो भी मूर्ख बच्चे लिख रहे हैं ना, मर जाएगा बेटा, मारूंगी तुम लोगों को मैं बहुत तेज से, नालायक ना हो तो, ठीक है ना। इसीलिए पूछा भी था मैंने। अरे भाई, इसके पास किसी एक्स एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है, रेजिस्टेंट जीन है, वो उस एक्स एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस रखता है। मतलब कि अगर किसी के अंदर वो जीन आ जाए तो वो उस एक्स एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। मूर्खों, जो भी डेड लिख रहा है, एक्स एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन है, तो रेजिस्टेंट जीन है मतलब कि भाई एक्स मीडियम में तो वो जिंदा रहेगा ना, क्योंकि रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंट जीन। अगर मैं अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि भाई ये ई कोलाई है,
इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। इसके पास किसी भी एक्स एंटीबायोटिक के लिए अब तुम्हें रेजिस्टेंट जीन नहीं दिख रही। अब अगर मैं इस ई कोलाई को ना एक्स एंटीबायोटिक में ग्रो करूंगी तो मर जाएगा। काय को मर जाएगा? क्योंकि इनके पास कोई जीन नहीं बची। ये भले ही टॉपिक कम पढ़ो पर सही पढ़ो और बेसिक से अच्छे से क्लियर करते हुए चलो। ये सेम चीज ना आगे मैं तुम्हें वेक्टर्स में पढ़ाऊंगी भी बेटा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द प्लाज्मिड्स। अब तुम लोग को समझ लग गया ये कि मैंने क्या बोला? यस, किसी के पास किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रेजिस्टेंट जीन है। जैसे तुम्हारे पास डांट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन है, तुम ढीठ बन चुके हो डांट के अगेंस्ट कि तुम्हें जितनी भी डांट मार लो तुम्हें वो डांट लगती नहीं है, रेजिस्टेंट हो चुके हो तुम। पढ़ाई के अगेंस्ट तो तुम्हारे पास सबसे पहली रेजिस्टेंट जीन है, रेजिस्ट कर जाते हो भैया। हाँ, तो किसी के पास किसी पर्टिकुलर चीज के अगर अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन है ना, तो मतलब वो उसके प्रेजेंस में सरवाइव कर जाएगा क्योंकि उसके पास उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। किसी एंटीबायोटिक के लिए उसके पास रेजिस्टेंट है, झेल सकता है उस एंटीबायोटिक को, ऐसे समझ लो। और अगर अब बेटा समझ गए तो मुझे एक थम्स अप दे दो। मैंने सिर्फ तुम्हें ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए तुम्हें ये पूरी कहानी बताई। एक्चुअल में तो ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें मैं वापस से दूंगी वेक्टर्स वाले टॉपिक में, क्योंकि ये उसी का पार्ट है एक्चुअल में। अब यहां पे तो मैं क्या कह रही हूं बेटा, यहां पे तो मैं क्या कह रही हूं, यहां तो मैं कह रही हूं कि आपने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्लाज्मिड निकाला और उस प्लाज्मिड के साथ में एनसीईआरटी कहती है रिकॉम्बिनेंट बनाया, तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को तुमने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया। कैसे जोड़ोगे? दोनों में कट लगाना पड़ेगा ना बेटा, बताओ लगाना पड़ेगा कि नहीं? इसके प्लाज्मिड में भी कट लगाओगे और यहां से जो जीन निकालनी है उसको भी कट करके निकालोगे। तो मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख दूं यहां कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा आर ई का फुल फॉर्म में आगे तो मैं वैसे लिखवाऊंगी, आर ई मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मैं बात कर रही हूं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया ना बेटा, इन्होंने कट किया, ये रहा कट किया, ये कट करके ऐसा दिख रहा है, उससे भी कट किया और दोनों को जोड़ दिया। बना दिया रिकॉम्बिनेंट, बोलो हाँ या ना? इसको और इसको जोड़ दिया, बन गया रिकॉम्बिनेंट। बस इसी तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कितना इजी। और बेटा बताओ बिना इस थ्योरी के, बिना इस डायग्राम के तुम कैसे समझते? बन गया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हाँ ऑफ कोर्स, ये फिर आगे उन्होंने क्या किया, इसको ई कोलाई के अंदर ग्रो कराया, होस्ट के अंदर तो डालेंगे ना बेटा, फिर होस्ट के अंदर डालेंगे, होस्ट के अंदर ग्रो कराएंगे। पर मैं वो वाली कहानी नहीं बता रही हूं अभी आपको, क्योंकि वो दिया ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया वो। और आपको मैं बताऊं बेटा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी उन्होंने कहां से निकाली थी पता है? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से ही निकाली थी। तो तुम्हारे, मैं ये इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि आप फालतू में फिर बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं। मैम प्लाज्मिड भी उसी का निकाला और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से ली, तो रिकॉम्बिनेंट बनाया ही क्यों? बाद में इसे ई कोलाई के अंदर डालते हो तो ये कंफ्यूजन आती है तुम्हारे दिमाग में। इसीलिए मैं यहां पे मेंशन नहीं करती हूं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाली थी, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट बनाना सीख रहे थे बेटा, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीख रहे थे कि कैसे रिकॉम्बिनेंट बनाया जाए। ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने सैल्मोनेला का ही नेटिव प्लाज्मिड लिया, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाली और फिर दोनों को जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। और होस्ट किसको चुना? ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर फिर से ग्रो कराया। पर अभी मैं उतनी कहानी बेटा आपको जरूरत नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बेटा आपको क्लियर हो गया? यस। तो एनसीईआरटी की ये लाइन आपको समझ में आ गई बेटा? आर ई का, चलो भाई तुम तो बेटा थोड़ी भी पेशेंस नहीं रखोगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल तो रही हूं, आगे बताऊंगी, पर तुम्हें पेशेंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ जाए। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। क्लियर हो गया सारे बच्चों को?
चलो एनसीईआरटी से पहले मैं इसे रीड कराती हूं बेटा, एनसीईआरटी से पहले मैं इसे रीड कराती हूं। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। अभी समझना, देखो जहां कल हमने बेटा पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। बोला लेट अस फोकस की पहला लैब में जो आपने रिकॉम्बिनेंट बनाया वो कैसे बनाया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम पॉसिबली लिंकिंग ऑफ अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। बोला कैसे बनाया, पॉसिबली लिंक किया आपने एक जीन को जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, आपने उसे लिंक किया विद अ नेटिव प्लाज्मिड। आपने एक प्लाज्मिड के साथ लिंक किया। प्लाज्मिड क्या होती है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, आपने इस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in the year 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। इन्होंने एक प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके निकाला। The cutting of the DNA at specific location became possible with the discovery of so-called मॉलिक्यूलर सिजर्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके बारे में मैं आगे तो मैं लिखवाऊंगी। कटिंग पॉसिबल हो पाई क्योंकि मैम हमने मॉलिक्यूलर सिजर्स को डिस्कवर कर लिया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर कर लिया था, इसीलिए ये कटिंग पॉसिबल हो पाई। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड टू द प्लाज्मिड डीएनए। कट पीस ऑफ डीएनए को फिर आपने प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। These plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to it। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, और ये प्लाज्मिड के साथ जोड़ने पर प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करेगा जो आपके जीन को आगे ट्रांसफर करने में मदद करेगा, जो आपके जीन को आगे ट्रांसफर करने में मदद करेगा। यू प्रोबेबली नो दैट द मस्कीटो, जो मैं पिछली क्लास में पढ़ा रही थी आपको, मस्कीटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि जिस प्रकार से एक जो मच्छर है, एक इंसेक्ट, वो मलेरियल पैरासाइट को डिलीवर करने के लिए वेक्टर की तरह काम करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से प्लाज्मिड को भी हम वेक्टर की तरह काम करते हैं ताकि आप एलियन का मतलब जादू नहीं है, देखो एलियन फॉरेन है ना, तो फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए, होस्ट कौन है बेटा, जो वेलकम कर रहा है, जिसके अंदर आप अपने डीएनए को की मल्टीपल कॉपीज बनाओगे, उसके अंदर डालने के लिए यही वेक्टर बेटा यूजफुल होता है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। मैंने मॉलिक्यूलर गम के बारे में भी पिछली क्लास में बताया था, जैसे एंजाइम होता है कट करने के लिए, वैसे ही एंजाइम होता है चिपकाने के लिए। नहीं बेटा देखो, फिर तुम वही गड़बड़ कर रहे हो। किसी एक बच्चे का नाम चला गया तो मैं नाम नहीं पढ़ पाई, बट वो कह रहा है मैम वेक्टर होस्ट ही है ना। नहीं, जरूरी नहीं है ना वेक्टर होस्ट हो यार। बेटा यार तुम मच्छर से सिर्फ, तुम अभी प्लाज्मोडियम मलेरिया से सिर्फ सारी चीजें रिलेट मत करो। मलेरिया के केस में जो वेक्टर था वो होस्ट था, ये बायोटेक्नोलॉजी है। यहां पे वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डीएनए को ट्रांसफर करने के काम में आएगा। जो भी ऐसा वेक्टर जो आपके डीएनए मतलब जो आपका डिजायर्ड डीएनए उसको ट्रांसफर करने में जो भी चीज मदद कर रही है वो एक वेक्टर है। जैसे प्लाज्मिड खुद भी डीएनए है और वो आपके डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए मदद कर रहा है। और यहां पे होस्ट वो है जिसके अंदर बेटा तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज बनेंगी। वो तुम्हारा होस्ट है बेटा जिसके अंदर तुम क्लोनिंग कर रहे हो, ठीक है ना। मेरे को एक बारी बेटा थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई। जिसके अंदर ट्रांसफर करके अपनी कॉपीज बना रहे हो वो तुम्हारा क्या है बेटा, वो तुम्हारा होस्ट है, ठीक है ना। यस, आगे करें। देखो with the DNA ligase which act as a DNA molecule join their end, इसके बारे में भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी और आपको एक्चुअल में दिखाऊंगी डीएनए कैसे जुड़ता है डीएनए लाइगेजेस की मदद से। This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA
इन विट्रो एंड इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा यहां पे दिया हुआ है बेटा, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द ई कोलाई a bacterium closely related to salmonella, it can replicate using the host DNA polymerase enzyme, make multiple copies। यहाँ पे दिया हुआ है वैसे कि फिर आप इसको आप फिर तो यहाँ पे बना भी सकते हो कि इसको फिर क्या करते हो, होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हो जैसे दिया हुआ है। और हमने लास्ट क्लास में भी तो बेटा ई कोलाई को ही होस्ट बोला था ना, जिसके अंदर अब ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ट्रांसफर इनटू द होस्ट। और यहां पे होस्ट क्या है, ई कोलाई, तो डाल दो ई कोलाई के अंदर। एक छोटा सा डायग्राम ही तो बनाना है बस। बस हाँ हाँ सायरा बेटा बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, एब्सोल्युटली राइट। ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये तुम्हारी ई कोलाई, तुम्हारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी होस्ट, ठीक है ना? यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli। बोला कि जब आपने इस E. coli के अंदर इसे डाला तो बेटा ये प्लाज्मिड अब रेप्लिकेट करेगा। प्लाज्मिड में क्या जुड़ा हुआ है, तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो जैसे जैसे ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तुम्हारा जीन भी रेप्लिकेट करेगा और तुम्हें अपने जीन की मल्टीपल कॉपीज मिलेगी। इसी को तो बोलते हैं जीन क्लोनिंग, इसी को तो बोलते हैं बेटा जीन क्लोनिंग। यू कैन हेंस infer that, मतलब इससे तुम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, that there are 3 basic steps in construction of a genetically modified organisms। इससे तुम ये कह सकते हो कि 3 स्टेप्स होते हैं genetically modified organisms क्रिएट करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। बोला कि यानी कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, वैसे तो बेटा इन्होंने अपने ऐसे करके स्टेप्स लिखे हैं, इसके बीच बीच में और भी बहुत सारे माइक्रो स्टेप्स होते हैं, माइक्रो मिनी स्टेप्स होते हैं। इन्होंने तो बड़ा बड़ा लिख दिया है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर मुझे क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना होगा एक ऐसे डीएनए को जिसमें मेरी डिजायरेबल जीन है, फिर उसको मुझे होस्ट के अंदर एंटर करना है। इन्होंने देखो बीच का, आपने एक काम करो, ये वाला चीज अपने नोट्स में ऐड करो, एनसीईआरटी से ऐड कर लो कि ऐसे 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन तीनों स्टेप्स को अपने एनसीईआर अभी नोट करो, इसे नोट करो बेटा, एज इट इज नोट कर लो। हालांकि इन्होंने सारे स्टेप्स को दिया नहीं है, बीच बीच में देखो कुछ कुछ चीजें स्किप कर गए हैं। जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई तो कर लिया, फिर उसे कट भी करना होता है, उसे कट करने के बाद वेक्टर के साथ भी जोड़ना होता है, बट कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने आगे उन चीजों को मेंशन किया है। इसमें इन्होंने डायरेक्टली दिया है कि आइडेंटिफाई किया तुमने, होस्ट के अंदर उसे डाल दिया, ऑफ कोर्स वेक्टर के थ्रू ही डालोगे, और होस्ट के अंदर डालने के बाद होस्ट के अंदर उसे मेंटेन भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर इनटू द प्रोजेनी। तुमने ई कोलाई के अंदर डाल तो दिया, फिर ई कोलाई जब डिवाइड करेगी तो ई कोलाई की आगे की प्रोजेनी के अंदर भी तो तुम्हारा डीएनए जाना चाहिए। तो ये 3 चीजों को लिख लो, कोई बात नहीं, एज पर एनसीईआरटी से लिख लो, बाकी डिटेल में तो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं। फटाफट से बेटा डन कर लो, जल्दी 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 कर लो बेटा। बेटा जैसे ही डन हो जाए ना तो एक थम्स अप दे देना, ठीक है? जल्दी जल्दी डन कर लो बेटा। अब देखो जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ये पूरे बायोटेक्नोलॉजी को करने के स्टेप्स होते हैं। आप ही से पूछती भी रहूंगी और फिर स्टेप बाय स्टेप हम जो स्टेप्स को लिख रहे हैं ना बेटा, उन्हीं स्टेप्स को हमें इस चैप्टर में 1 by 1 डिटेल में पढ़ना भी है, ठीक है? जिसे मैं बोलूंगी अभी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला है।
डन क्या करना है? अरे भाई सोते हो क्या बेटा क्लास में तुम लोग? सही में ये 3 स्टेप्स नोट करने थे। थर्ड पॉइंट नॉट क्लियर बेटा। थर्ड पॉइंट में लिखा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट। भाई तुम होस्ट के अंदर डीएनए को तो डाल दोगे, फिर उसके अंदर मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। देखना पड़ेगा कि होस्ट अच्छे से डिवाइड कर रहा है कि नहीं। क्या होस्ट डिवाइड कर रहा है तो उसकी आगे की प्रोजेनी में आपका डीएनए जो है वो जा रहा है कि नहीं। द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू द प्रोजेनी, जब वो डिवाइड कर रहा है तो उसके बच्चों के अंदर डीएनए गया कि नहीं। ये है इसका मतलब। समझ गए? यस एवरीबॉडी, ठीक है। डन डन आर डन एवरीवन। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोटेक। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोटेक, ये इस चैप्टर का पूरा आधार है। जो पूरी बायोटेक्नोलॉजी होती है वो इन्हीं स्टेप्स पर तो बेस्ड है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोटेक। अब आपकी मदद से, बायोटेक का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आपकी सहायता चाहिए मुझे, आपकी सहायता से ही बेटा मैं इन सारे स्टेप्स को लिखूंगी। मैं आपको हिंट देती रहूंगी और आप मुझे ना सपोर्ट देते रहना, ठीक है। आप मुझे अपने आंसर्स देते रहना, थोड़े बहुत गलत होंगे कोई बात नहीं, ठीक है ना। यस, अब मेरे को बायोटेक करने का है। तुमने बेसिक्स तो पढ़ लिया ऑलरेडी, तुमने ऑलरेडी बेसिक्स तो पढ़ लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ ली तुमने, तो ऐसा लग रहा है खुद ही जेनेटिक इंजीनियर बन ही गए तुम लोग, है ना। तो तुम मुझे बहुत आसानी से बता पाओगे। मुझे बायोटेक्नोलॉजी करनी है। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है बेटा? मेरा अल्टीमेट गोल है कि मुझे मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की। मेरे को प्रोडक्ट बनाने का है, मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को इंसुलिन बनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे इंसुलिन बेचना है मार्केट के अंदर, तो मेरे को इंसुलिन बनाने का है। मेरे को इंसुलिन बनाने के लिए क्या क्या करना है इसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना है मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। आइडेंटिफाई ही नहीं करना, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन। बताओ, डिजायर्ड जीन को तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जब तक तुम्हारे पास डिजायर्ड जीन नहीं होगा तब तक बेटा तुम आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग द डिजायरेबल जीन। ये ना एनसीईआरटी में एक जगह पे दिया हुआ है बट स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ। मैं तुम्हें दिखाती हूं, कहीं पे ये हेडिंग लिखी हुई है बेटा। अच्छा, डिजायर्ड जीन मत बोलना, एक चीज और नहीं 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 नहीं, डिजायरेबल जीन क्यों नहीं बोलोगे ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। जहां पे भी पहले आप मुझे ये बताओ, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जहां पे दिया हुआ है ना, यहां पे ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी डिजायर्ड वर्ड क्यों नहीं यूज करते, सिर्फ क्यों बोलते, डीएनए क्यों बोलते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि डिजायर्ड वर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ना इस एक शब्द से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होगी लेकिन आगे आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। आप अभी डिजायर्ड मत नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि ना समझो बेटा, किसी प्लांट के पास है तुम्हारा डीएनए, इस डीएनए के अंदर तुम्हारी डिजायर्ड जीन है। समझना मेरी बात, मैं क्यों बोल रही हूं ये वाली बात। ये तुम्हारी क्या है बेटा? डिजायर्ड जीन। पर ये पूरा का पूरा डीएनए है जिसमें से तुम्हें ये डिजायर्ड जीन चाहिए। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? बहुत बेटा छोटी बात है, छोटी मगर मोटी बातें वाली ये कॉन्सेप्ट है। तुमने किसी प्लांट से पूरा डीएनए निकाला, प्लांट सेल से, या किसी बैक्टीरिया से निकाला, या किसी फंगस से निकालोगे तो पूरा डीएनए ना। उसके बाद जो तुम्हारी डिजायरेबल जीन है तुम उसे कट करते हो, और कट करके फिर अपने डिजायरेबल जीन को ना सेपरेट करते हो बाकी फ्रेगमेंट से। अभी मैं बताऊंगी। डिजायर्ड जीन इस पूरे डीएनए में से ये है, पर पहला टारगेट तो सेल में से डीएनए को निकालना है ना। वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है कि प्लांट सेल के अंदर तो आरएनए भी है, प्रोटीन्स भी है, लिपिड्स भी है, इतनी सारी चीजें हैं, और उसके अंदर फिर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो तुम्हें उस डीएनए को पहले निकालना पड़ेगा जिसके अंदर तुम्हारी डिजायरेबल जीन है। तो पहला स्टेप है द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। जिससे भी निकाल रहे हो, प्लांट से निकाल रहे हो, फंगस से निकाल रहे हो, मतलब नहीं है मुझे, पर तुम्हारा पहला स्टेप तो तुम्हारे डीएनए को निकालना है, फिर तो तुम उसके अंदर अपने डिजायरेबल जीन की बात करोगे। बोलो हाँ या ना? यस, बोलो हाँ या ना?
समझ में आया ना? तो वो छोटी छोटी बातें हैं बट बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ना पता मैं क्यों बोल रही हूँ, नीट में ना क्वेश्चन आया था बेटा स्टेप्स ऑफ बायोटेक से, तो इस डिजायरेबल वर्ड की वजह से ना बच्चों को कंफ्यूजन हो गई थी। हम भी कई बार ना बोलते बोलते डिजायरेबल बोल देते हैं, बोलना गलत नहीं है, कोई ये भी तो तुम्हारी डिजायरेबल जीन ही है ना, तभी तो तुमने उसको निकाला है, बट तुम्हें एनसीईआरटी को बेटा समझते हुए चलना है ताकि क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूजन ना हो। तो नंबर 1 स्टेप मैंने क्या किया बेटा, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कैसे करते हो, कहां कहां से कर सकते हो, ये चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना? अब बेटा मैंने अपनी डिजायरेबल, चलो डिजायरेबल नहीं, अब मैंने अपने डीएनए को तो आइसोलेट कर लिया, अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अब आप मुझे बताइए अगला स्टेप क्या होगा भाई? भाई अगला स्टेप क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, अरे भाइयों और बहनों। यस, जल्दी जल्दी जल्दी, अगला स्टेप होगा, हाँ अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगला स्टेप होगा उसमें से जो तुम्हारी जीन थी उसको कट करना है। वेरी गुड, कटिंग, हाँ कटिंग, हाँ कटिंग ऑफ द डिजायरेबल पार्ट, तुमने अपने जीन को कट करना है, कटिंग ऑफ द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और कट काय को किया? कट इसीलिए किया ताकि तुम अपने डिजायरेबल जीन को बेटा निकाल सको। कट करने को फ्रैगमेंटेशन भी कहा जाता है आपके यहां जूलॉजी की भाषा में, समझे ना? तो नंबर 2 मैंने क्या बोला बेटा, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन जिसे कटिंग भी बोल सकते हो, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग RE, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, जब तुम ना, अभी मैं आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ाऊंगी आज या कल, जब भी हम पढ़ेंगे, आप जब इसे कट करते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कट लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यूजुअली आप ऐसे एंजाइम्स का वैसे यूज करते हो जिससे मल्टीपल कट ना लगे, बट बेटा हो सकता है कि आपका डीएनए के काफी सारे टुकड़े हुए हो। अगला स्टेप क्या, अच्छा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? मैंने आपको ना आंसर ही बता दिया यार, मैंने ना आपको आंसर ही बता दिया। और वैसे कई लोगों के पास मेडिजी है तो वहां से भी आंसर चिपका चिपका के देंगे मेरे को अभी, है ना? हाँ डायग्राम नहीं बनाना है बेटा, डायग्राम नहीं बनाना है, वरना तुम गलत आंसर देते। अभी तुम्हारे पास मेडिजी है तो तुम चिपका दोगे, ये डायग्राम मत बनाना है, ये तो मैं तुम्हें बेटा आंसर, हाँ अब मैं समझाने के लिए बता रही थी। यार देखो बहुत सारे टुकड़े हो गए ना, तो बहुत सारे टुकड़े हो गए तो अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा डिजायरेबल जीन कैसा है? तो हम अपने बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और मैंने अपने मास्टर्स के दिनों में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया भी है डीएनए को सेपरेट करने के लिए। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, डेजर्टेशन प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी भी है डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने करके। तो मेरा जो काम था डीएनए पर, उसमें मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर दोनों चीजें की है जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो उसमें क्या होता है बेटा, आपके बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स है, अब आपको उसमें से पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा डिजायर्ड जीन कौन सा है? तो आप सेपरेशन करते हो, द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स and then you isolate, then you pick up the desired gene। यहां पे आप डिजायर्ड जीन की बात करेंगे कि आप क्या करते हो बेटा, एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की, जिस टेक्निक के मदद से आप अपने फ्रैगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो। जब फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हो और जैसे ही पता चलता है तुम्हारा ये वाला है तुम्हारा डिजायरेबल जीन, तो तुम फिर उस डिजायरेबल जीन को उठाते हो और फर्दर फिर उससे काम करते हो। समझ गए? यस। तो हम नंबर 3 स्टेप क्या लिखेंगे बेटा? अरे यार, हम नंबर 3 स्टेप क्या लिखेंगे बेटा? हम नंबर 3 स्टेप में लिखेंगे सेपरेशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस and isolating desired gene। अब तुम उसमें से अपने डिजायर्ड जीन को निकाल लेते हो। ये ध्यान देना, मैं एनसीईआरटी से भी रीड कराऊंगी, फिर वहां से तुमने अपने डिजायर्ड जीन को निकाल दिया। अगला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा? तुम्हें अपनी डिजायर्ड जीन मिल गई, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? बिना मेडिजी से चीटिंग किया आंसर देना बेटा। फिर मुझे तुम्हारी असलियत कैसे पता चलेगी कि तुम अब कितना अपना दिमाग लगा रहे हो? हाँ, क्योंकि ना यूजुअली बच्चे जो आंसर देते हैं वो वही आंसर देते हैं जो अभी अभी हमने जैसा पढ़ा अगर उसके अकॉर्डिंग तुम आंसर दोगे ना, तो तुम्हारा आंसर आता कि मैम फिर हम इस जीन को जोड़ते हैं वेक्टर के साथ। तुम्हारा पहला आंसर ये आना तो ये चाहिए था कि तुम अपने वेक्टर के साथ जोड़ते, पर तुम अगर मेडिसी से आंसर दोगे तो तुम सही आंसर दोगे जो एक्चुअल में हम करते हैं। बट मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों का आंसर ये आता है कि मैम उसे वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। आप ही ने तो कहा था कि डिजायर्ड जीन मिल जाती है तो उसे वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे देखो वेक्टर का नाम भी ले रहे हैं, यस जोड़ते हैं वेक्टर के साथ। लेकिन आप एक चीज इमेजिन करके देखो कि मेरे पास एक डीएनए का टुकड़ा है, मैंने इतनी मेहनत से उसे किसी प्लांट से, किसी फंगस से, किसी बैक्टीरिया से निकाला। मेरे पास एक इतना बेचारा सा बेटा, इतना छोटू सा बेटा टुकड़ा है डीएनए का, और तुमको तो पता ही है तुम कितनी समझदारी से बेटा लैब में काम करोगे, है ना? 2 घंटे तुम्हें पढ़ा नहीं जाता है, मौत आती है, तुम्हें भूख लगती है, कितनी कंटामिनेशन तुम कर रहे होगे। तुम्हें तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो या ना हो, पर मुझे तो है। तो बेटा उस छोटे से टुकड़े से अगर तुम बेटा वेक्टर के साथ उसे जोड़ने जाओगे, इतने एक्सपर्ट तो तुम हो नहीं कि एक बारी में तुम्हारा डीएनए जुड़ जाएगा। सोचो इतने बड़े बड़े लोगों का भी बेटा इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है, कई बारी गलतियां हो जाती है। तुम तो ठहरे प्यारे सपोले, क्या तुम रिकॉम्बिनेंट बनाओगे वो भी एक बार में, अरे भूल जाओ मेरे सपोले। अरे वाह, क्या गाना बनता है, क्या गाना बन गया, वाह। तो बेटा एक बारी में तो तुम बना नहीं सकते, तो बेटा एक बार गलती होगी तो तुम्हारा तो डीएनए गया, गॉन, खत्म, टाटा बाय बाय। तो भाई तुम सेफ साइड पे रहने के लिए क्या करते हो? अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, समझ रहे हो? यस, जैसे तुम छापते हो बेटा टॉपर्स नोट जीरोक्स, हाँ, तो तुम्हारे पास जीरोक्स मशीन होती है जिससे तुम मल्टीपल कॉपीज किसी भी चीज की कॉपी बना सकते हो, है ना? वैसे ही तुम्हारे बेटा हमारे लैब्स में आप देखोगे कि एक मशीन होती है जिसे बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है और इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है कि तुम चाहोगे कि तुम्हारे बारे में भी यहीं से क्वेश्चन आ जाए, है ना? तो मेरे प्यारे सपोलो, हम क्या करते हैं? अपने डिजायरेबल जीन की कॉपीज बनाते हैं ताकि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो एटलीस्ट कुछ डीएनए बच जाए, ठीक है ना? तो चलो, मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर जीन यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक बार ही तुम्हारे पास मल्टीपल कॉपीज बन जाए तो तुम सुकून की सांस लोगे, ठीक है ना? यस एवरीवन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम यहां पे लिखेंगे कि मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज यानी कि एम्प्लीफाई कर रहे हो, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन यूजिंग पीसीआर। और पीसीआर का क्या मतलब है बच्चे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना? हाँ, सलोनी का एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आया, अगर मैंने तेरा नाम सही पढ़ा, क्योंकि पता नहीं नाम चला गया, पर तेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मैम अगर हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी ही है तो फिर हम ये वाली चीज क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन तो बहुत सही है बेटा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि यार मैम अल्टीमेटली तो हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है,
तो आप यहां से क्यों मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो? क्योंकि बेटा जी हमें वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए भी तो डीएनए चाहिए ना बेटा। अरे अल्टीमेटली तो बेटा तुम क्या करोगे, तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए, तुम्हें सिर्फ जीन से मतलब नहीं है, तुम्हें अल्टीमेटली प्रोडक्ट चाहिए। मेरे पास इंसुलिन की जीन तो है, तुम प्रोडक्ट की कॉपी थोड़ी बना सकते हो, तुम उस प्रोटीन की कॉपी नहीं बना रहे हो, तुम डीएनए की कॉपी बना रहे हो, है ना। तुम्हें अल्टीमेटली तो प्रोटीन चाहिए। मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है? मैं इंसुलिन बना के मार्केट में मेरे को बेचना है, मेरे को अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही चाहिए। प्रोडक्ट को मैं होस्ट के अंदर ही बना सकती हूं, इंसुलिन तो होस्ट के अंदर ही बनेगा ना बेटा, तो मुझे होस्ट के अंदर डालना पड़ेगा ही पड़ेगा अपना जीन, डिजायरेबल जीन मुझे होस्ट के अंदर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि होस्ट के अंदर ही मेरा प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन डिजायरेबल जीन जो है उसको मैं सफिशिएंट अमाउंट में इसलिए बना रही हूं ताकि मेरे पास ये ऑप्शन रहे कि अगर मेरे से रिकॉम्बिनेंट बनाने में कोई गलती हो जाए तो मेरे पास मेरा डीएनए रहे काम में। समझ गए? यस, अच्छी क्वेश्चन थी। आप लोगों को बेटा क्वेश्चन समझ में आया और आंसर समझ में आया? यस, हाँ मंडल बेटा, यस, इसी जीन से प्रोडक्ट बनेगा अल्टीमेटली। ठीक है ना। अब बेटा तुम्हारी मल्टीपल कॉपीज बन गई, अब तुम वही काम करोगे जो तुमने बोला था अभी कि जॉइन इट विद द वेक्टर। ठीक है ना, जॉइन मतलब लिंक। नंबर 5, अरे नंबर 5 तुम क्या करोगे बेटा? लिंक दी डिजायर्ड जीन विद वेक्टर। अब वही सारा काम करोगे जो हमने किया था, वेक्टर के साथ जोड़ोगे, रिकॉम्बिनेंट बना लोगे, और फिर तुम क्या करोगे बेटा? वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद ट्रांसफर करोगे होस्ट के अंदर, ट्रांसफर इनटू होस्ट। बेटा ये सारे ना जितना बोलने में आसान लग रहे हैं, एक्चुअल में इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है कि जो सोचा एक बार में बेटा वो चीज हमने फटाफट 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 कर दी, इतनी आसानी से नहीं है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। ट्रांसफर कर दिया होस्ट के अंदर, फिर तुम्हें बड़े लेवल में बेटा लोगों की मदद करनी है, आई मीन पैसे भी कमाने और मदद भी करनी है। बड़े लेवल पे करना है तो बड़े लेवल में होस्ट को बेटा ग्रो कराना पड़ेगा। अब तुम हमने छोटे से लैब के अंदर बेटा इतनी छोटी सी पेट्री डिश में तो अपना डीएनए नहीं ग्रो करोगे ना, अपने होस्ट को नहीं ग्रो करोगे ना, उसको भी तो ग्रो करने के लिए घर दोगे ना, बड़ी जगह दोगे। तो तुम क्या करते हो? कल्चर करोगे। अभी अभी तुमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा ना कि तुम्हें होस्ट को भी बेटा अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि तुम्हारा डीएनए भैया उसके अंदर अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं। यस, यहां पे मैं आपको बता दूंगी ट्रांसफर इनटू द होस्ट के बाद क्या बोला मैंने? कल्चर द होस्ट इन लार्ज अमाउंट। बायो रिएक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, कल्चर द होस्ट इन लार्ज अमाउंट। बायो रिएक्टर। एंड फिर बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेना और मार्केटिंग करना उसकी। प्रोडक्ट आइसोलेट किया तुमने, प्रोडक्ट आइसोलेशन एंड मार्केटिंग। इसमें एक दो जो तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहूंगी और फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। जल्दी कर लो, डन 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 डन। पहले इन सारे स्टेप्स को लिख लो। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि मैम आपने ना वेक्टर को तो कट नहीं किया। मैम आपने वेक्टर को कट नहीं किया। तो बेटा वेक्टर को भी कट किया जाता है। जब मैं आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी ऑफ कोर्स वेक्टर को भी कट करोगे। जब तुम अपने
एक डीएनए में से अपने डिजायर्ड डीएनए को निकाल रहे होगे, तो उस वक्त तुम अपने वेक्टर को भी फ्रेगमेंटेशन करते हो, वेक्टर को भी काटते हो। जो मैंने लिंक द डिजायर्ड जीन विद वेक्टर लिखा है ना, ये तो मैं आपको स्टेप्स में बता रही हूं कि स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीजें होती है, लेकिन वेक्टर में लिंक करने के लिए भी तुम्हें वेक्टर को भी काटना पड़ता है। बताऊंगी मैं आपको। बेटा सारे बच्चों ने लिख लिया है? डन डनाडन डन, डन डनाडन डन एवरीबॉडी। बेटा सारे बच्चों का हो गया? और कोई दिक्कत है बेटा इसमें? 8 स्टेप नॉट क्लियर। बेटा तुमने होस्ट को कल्चर किया लार्ज अमाउंट में, तुमने ई कोलाई समझो होस्ट था, ई कोलाई को तुमने बहुत ज्यादा ग्रो किया, कल्चर किया, फिर ई कोलाई के अंदर जब तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन जब बन जाएगा, फिर तुम्हें प्रोटीन को तो अलग करना पड़ेगा ना बेटा। प्रोटीन को अलग करोगे, आइसोलेट करोगे, और आइसोलेट करने के बाद उसकी मार्केटिंग करोगे, प्रिजर्वेटिव ऐड करोगे, फलाना ढिमकाना, उस स्टेप को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग उसकी करना, ठीक है। इसकी कोई एनिमेशन नहीं होती बेटा, पूरे चैप्टर की एनिमेशन थोड़ी होती है। कैसे करेंगे वो तो पढ़ाया ही नहीं है अभी। ये कैसा डाउट है, कैसे करेंगे, कैसे फ्रेगमेंटेशन करेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे, ये तो पढ़ाया ही नहीं है। ये तो पढ़ाऊंगी ना बेटा मैं। 7th स्टेप, कल्चर द होस्ट इन लार्ज अमाउंट। अरे बड़े बड़े टैंकर्स में, अरे बड़े बड़े टैंकर्स में तुम अपने ई कोलाई को, जो तुम्हारा होस्ट है, उसको कल्चर करोगे, उसको ग्रो करोगे। कल्चर करने का मतलब उसको ग्रो करोगे ताकि उसको जगह मिले, अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाने की, डिवाइड करने की जगह तो मिले, ठीक है ना। तुम होस्ट को जगह तो दोगे, कैसे कैसे डिवाइड करेगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी। तो अगर तुमने एक छोटी सी पेट्री डिश ली लैब में, तो उतने एरिया में तो डिवाइड कर पाएगा। बड़ी बायोरिएक्टर, बड़ा बड़ा टैंक लोगे, उसमें अच्छा खासा उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन दोगे, सारा सामान दोगे, तो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा ना बेटा, बड़े बड़े वो उसमें, ठीक है। अब ये क्या है, सारे स्टेप को लिखे जा रहे हो 1 by 1, पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ ये भी बता दो, वो भी बता दो। अभी तक क्या कर रहे थे फिर तुम? अभी क्या पढ़ा तुमने? 1 भी बता दो, 2 भी बता दो। ये क्या है, एक बार मौका दिया तो सारे स्टेप्स बता दो। पढ़ना नहीं होता कुछ। मैं एक बारी वापस से स्टैंडर्ड 1 से लेके लास्ट तक बता रही हूं, उसके बाद मैं नहीं बता रही। ये क्या होता है, नहीं बताऊंगी। 4-5 बार बताया बेटा मैंने तुम्हें, अब तुम गलत फायदा उठा रहे, बोलते हो ना हर चीज का मिसयूज करना, वो कोई तुमसे सीखे बेटा। नंबर 1 तुमने क्या किया, तुम्हें प्लांट से डीएनए चाहिए कि फंगस से डीएनए चाहिए कि तुम्हें किसी भी XYZ से डीएनए चाहिए, तुमने उस डीएनए को पूरा निकाल लिया। उस डीएनए में छुपा हुआ है तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए। पहला स्टेप हो गया आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। कैसे किया वो तो पढ़ेंगे भाई, वो तो स्टेप भी बताया अभी तुम्हें मैंने। अब उस पूरे डीएनए में से तुम्हारा एक डिजायरेबल जीन था, तुमने कट किया उसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट तो कर लिया, पर इतने सारे कट में से मैम मेरा हीरा कहां है? उस हीरे को, हीरा मतलब मेरा डीएनए कहां है, उतने में से ढूंढना है, समुद्र में से एक बूंद तलाश करनी है, तो मुझे उन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स किससे सेपरेट करते हैं? एक टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है। क्या होती है, जेल क्यों बोलते हैं, सब पढ़ाऊंगी। तुमने आइसोलेट कर दिया, अपना डिजायरेबल जीन तुम्हें मिल गया, फिर तुमने उस डिजायरेबल जीन को कॉपीज बना ली उसकी, ताकि तुम्हारे पास ज्यादा सैंपल अवेलेबल रहे। उसके लिए एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम का एक प्रोसेस किया जाता है। फिर तुमने उसे वेक्टर के साथ जोड़ा, फिर तुमने उसे होस्ट में ट्रांसफर किया, फिर तुमने होस्ट को लार्ज अमाउंट में कल्चर किया, और फिर तुमने बेटा अपना प्रोडक्ट निकाला, आइसोलेट किया, मार्केटिंग की। थम्स अप दे दो आप, थम्स अप दे दो आप बेटा। डन। चलो टूल्स नहीं, एक बारी मैं यहां से एक बारी तुम्हें पढ़ाऊं, ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है मुझे लग नहीं रहा है जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तक पहुंच पाएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट हमारा भागना नहीं है बेटा, टारगेट हमारा टॉपिक को अच्छे से समझना है।
ये जहां पे भी बेटा ये दिया हुआ है ना, ये वाला डायग्राम बना हुआ है, एक बार बायोटेक्नोलॉजी खोलो, ये वाला ऐसा सा डायग्राम बनाया होगा साइड में, फिगर 9.5। तो फिगर 9.5 के बगल में लेफ्ट साइड में जो चीज दी हुई है ना बेटा, उसे एक बार रीड करो मेरे साथ, थोड़ा सा ना उसे एक बार बेटा मेरे साथ रीड करो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, भाई इसी चेक कर लो एक बारी, इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसमें हो सकता है कुछ स्टेप्स मिस कर दिए हो, बट एनसीईआरटी ने आगे उन्हें दिया हुआ है बेटा। पेज 171 बता रहे हैं बच्चे, 171। आइसोलेशन डीएनए का कर दिया, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि मैम आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला है, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला है, तो क्या गलत बताया आपने? नहीं बेटा, मैं आपको बताऊंगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। बायोटेक्नोलॉजी में आप एंडोन्यूक्लियस का यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी, घबराना मत। फिर आपने क्या किया? फ्रैगमेंटेशन, फिर आपने आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है, आपने अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट किया। लाइगेशन ऑफ द फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर, फिर आपने उसे वेक्टर के साथ, यहां पे वो पीसीआर वाला स्टेप मिसिंग है, पीसीआर भी करते हैं और वो आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर आपने डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ा, फिर आपने ट्रांसफर किया उस वेक्टर को होस्ट के अंदर, फिर आपने होस्ट को कल्चर किया बेटा ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाए, एंड फिर बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दी स्टेप्स इन डिटेल। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं ये आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला स्टेप तो हमारा हो ही जाएगा। पहला स्टेप हम करने जा रहे हैं बेटा, नंबर 1 स्टेप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, आइसोलेशन ऑफ। अब आपको धीरे धीरे सारी चीजें रिलेट करेगी। आइसोलेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। और बेटा बायोमोलिक्यूल्स याद आ रहे हैं हमने जो पढ़े थे लास्ट ईयर? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? और अभी अभी तुमने बेटा मॉल बायो भी पढ़ी होगी, तो तुम्हारी यादें तो बिल्कुल बेटा ताजा होनी चाहिए और सारे आंसर्स तो मुझे सही देने चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी बायोमोलिक्यूल वीक है, बायोमोलिक्यूल्स में से तो न्यूक्लिक एसिड में से तो काफी सारा कंटेंट डिलीट कर दिया था। लास्ट ईयर के अर्जुनाज ने तो बहुत सारा पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में, डीएनए का स्ट्रक्चर मैं पढ़ाती थी बायोमोलिक्यूल्स में, बट फिर एनसीईआरटी ने उसे हटा दिया, तो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन तुम्हारे मॉल बायो में तुमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होगी, और मैंने तुम्हें एटलीस्ट प्यूरिन पायरिमिडीन्स तो सब बताए ही थे, है ना। थोड़ा सा तो डीएनए के बारे में मैंने भी तुम्हें बताया ही था, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स तो बताया ही था, है ना। अब बेटा मैं बात कर रही हूं कि मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है। ये ना कई आई थिंक स्कूल में तो नहीं कराया जाता, पता नहीं आपका स्कूल अगर बहुत अच्छा हो तो शायद स्कूल में भी डीएनए आइसोलेट करना सिखाएं, बट वैसे स्कूल में शायद नहीं कराया जाता। बट कॉलेज वाला बच्चे को तो शायद पता होगा, जो यहाँ पे जो मेथड मेंशन किया हुआ है स्पूलिंग ऑफ डीएनए, वो शायद आपने करके भी देखा हो, है ना। तो बेटा हाँ, अब ना बहुत सारे बेसिक्स तुम्हें काम में आएंगे, इस वाले टॉपिक में थोड़े कम काम में आएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले टॉपिक में थोड़े ज्यादा काम में आएंगे। जब आप डीएनए की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि है जेनेटिक मटेरियल। अब बेटा मेरे को जो डिजायरेबल मेरी जीन है, कहीं हो सकता है वो प्लांट के डीएनए में से है, बैक्टीरिया में से है, या फंगस में से। मैं बार बार इन तीनों के नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि बेटा इन्हीं तीनों का रेफरेंस लेके एनसीईआरटी ने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हो सकता है मुझे फंगस के सेल्स में से डीएनए निकालना है, हो सकता है मुझे प्लांट सेल में से डीएनए निकालना है, या तो मुझे बैक्टीरियल सेल में से डीएनए निकालना है। डिपेंड करता है, वैसे तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो सेम है, पर डिपेंड करता है कि मुझे किसके अंदर से बेटा डीएनए निकालना है। तो उसकी बैक्टीरिया की वॉल को काटने के लिए मुझे बेटा अलग एंजाइम्स का इस्तेमाल कर। अरे भाई डीएनए तो सेल के अंदर है ना, चाहे प्लांट सेल से मैं डीएनए निकाल रही हूं, चाहे बैक्टीरिया से मैं डीएनए निकाल रही हूं, चाहे मैं फंगस से डीएनए निकाल रही हूं, डीएनए तो सेल के अंदर है। पर सेल तक अंदर तक पहुंचने के लिए मुझे सेल की दीवार को तो तोड़ना पड़ेगा ना बेटा। जब तक मैं सेल की दीवार को नहीं तोड़ूंगी तब तक मैं सेल के अंदर कैसे पहुंचूंगी। तो बेटा सबसे पहले तुमने प्लांट सेल्स ले लिए, एनिमल सेल क्या बोलते हैं, फंगस सेल ले लिए,
या तुमने बैक्टीरियल सेल्स ले लिए जिसमें से भी तुम्हें डीएनए आइसोलेट करना है। फिर तुम उसका करते क्या हो, देखो डायग्राम के थ्रू बनाते बनाते और लिखते भी हैं। एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है बेटा। सेंट्रीफ्यूगेशन पता है क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते तो हैं वैसे, मैं सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं पढ़ा रही हूं बेटा, बट मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूं। जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, चीजों को हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, यहां पे तुम सेंट्रीफ्यूज ही कर रहे होते हो चीजों को, देखो। हाँ, ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है और इसके अंदर ना तुम्हारे सेल्स हैं बेटा। अब वो सेल प्लांट के हो सकते हैं, वो सेल हो सकता है कि तुम्हारे बैक्टीरिया के हो सकता है फंगस के हो, जिससे भी तुम्हें अपना डीएनए निकालना है। तो ये मैंने क्या लेबलिंग भी करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते भी जाते हैं। दीज आर द सेल्स, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल विद जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल बेसिकली मैं लिख देती हूं डीएनए, क्योंकि मुझे डीएनए निकालना है। अब बेटा इस सेल के अंदर डीएनए है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, तो मुझे सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। जब मेरे को सेल को ब्रेक करना पड़ेगा तो मैं क्या करती हूं, इसे सेंट्रीफ्यूज करती हूं। और ना इस पूरे कल्चर में ना हम एक बफर सोल्यूशन रखते हैं और एंजाइम्स ऐड रखते हैं, तब बफर ऐड करते हैं ताकि पीएच वीएच चेंज ना हो। एक सोल्यूशन है बेसिकली तुम्हारा, और उसके अंदर तुमने सेल्स को रखा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू द सेल दैट यू हैव टेकन, आप उसके अकॉर्डिंग एंजाइम यूज करते हैं। जैसे अगर आपने प्लांट सेल यूज किया है, अरे यार मैंने एनिमल लिख दिया ना, सॉरी, प्लांट एनिमल साथ साथ में बोलते हैं ना, इसीलिए एनिमल लिख दिया है, ठीक है। हाँ, अब बेटा डिपेंड करता है कि तुमने प्लांट सेल लिया है, उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करोगे। बायोमोलिक्यूल्स काम में आना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स, जल्दी जल्दी जल्दी, यस, बायोमोलिक्यूल्स काम में आना चाहिए। प्लांट की वॉल किसकी बनी थी, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ इज सेल्यूलोज, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ इज काइटिन। याद आ रहा है। तो आपने प्लांट को तोड़ना है तो प्लांट में एंजाइम, प्लांट की वॉल को तोड़ना है, सेल की वॉल को तोड़ना है तो सेल्यूलेज इस्तेमाल करोगे। फंगस सेल इस्तेमाल किए हैं तो क्या इस्तेमाल करोगे, उसकी वॉल किसकी बनी है, काइटिन, काइटिनेज इस्तेमाल करोगे। और अगर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है मेरे सपोलो, तो किसका इस्तेमाल करोगे, लाइसोजाइम। एज पर द सेल, जहां से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है उसके अनुसार तुम पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल करोगे। समझ गए। तो यहां पे तुमने क्या बोला, these cells are rotated in high speed, rotated in high speed, basically centrifuged, basically centrifuge with respective enzyme, with respective enzymes। अब मैं इन एंजाइम्स को ना साइड में मेंशन करूंगी। जैसे, अरे यार, जैसे अगर प्लांट लिया तो सेल्यूलेज, अगर
बैक्टीरिया लिया तो लाइसोजाइम, अगर फंगस लिया तो काइटिनेज। किसी को कोई दुख दर्द या समस्या, इसकी मदद से तुम करते क्या हो? ब्रेक दी सेल वॉल। जब तक उसे तोड़ोगे नहीं तब तक अंदर का मटेरियल निकलेगा नहीं। लिखो लिखो, साइड फॉर अ सेकेंड। क्या मैं तो साइड हो ही गई। लिखो, डन 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 डन। रिटर्न। अब देखो बेटा, तुमने अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप उसके सेल को तोड़ने के लिए आपने पर्टिकुलर एंजाइम का इस्तेमाल किया। आपने प्लांट सेल्स हैं तो सेलुलेज से उसको तोड़ दिया, लाइसोजाइम से आपने बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ दिया, फंगस की वॉल को आपने काइटिनेज की मदद से बेटा तोड़ दिया। अब आप समझना, अब आपने इसे तोड़ तो दिया, अब आपने इसे तोड़ तो दिया, अब आपके पास क्या करूं बेटा, यहां पे डायग्राम बनाती हूं, समझो, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है ना। आपने ब्रेक तो कर दिया, आपका डीएनए हो सकता है निकल भी गया हो, लेकिन आप एक बात बताओ, इस सोल्यूशन में, यहां पे सोल्यूशन भी था, है ना, आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सेल तो टूट गई, बट सेल के अंदर बेटा डीएनए के अलावा क्या सिर्फ डीएनए होता है? सेल तो टूट गई, सपोज प्लांट सेल तुमने तोड़ दिया, बट सेल के अंदर सिर्फ डीएनए होता है क्या? नहीं ना बेटा, सेल में तो आरएनए भी होगा। क्या तुम्हें आरएनए चाहिए? सेल के अंदर तो लिपिड्स भी होंगे, क्या तुम्हें लिपिड्स चाहिए? सेल के अंदर तो प्रोटीन्स भी होंगे, क्या तुम्हें प्रोटीन्स चाहिए? नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने डीएनए को निकालो। लेकिन जो तुमने अभी सेंट्रीफ्यूज किया ना बेटा, तुमने सेल वॉल तो तोड़ दिया, अब उस सेल को तोड़ते ही सेल के अंदर मैम डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी है, सारी चीजें है, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए। हाँ, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है, सारी चीजें हैं। तो बेटा हम कह रहे हैं कि मैम ये जो सोल्यूशन है ना, जब सेल को आपने तोड़ दिया, सेल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ब्रोकन सेल्स, अब क्या होगा बेटा, इसमें, इस सोल्यूशन में हमारे पास मैम सारी चीजें हैं। इसमें हमारे पास डीएनए भी है जो हमारे काम का है, हमारे पास आरएनए भी है जो हमारे काम का नहीं है, हमारे पास प्रोटीन्स भी हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास लिपिड्स भी है जो हमें नहीं चाहिए। मैम हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारा डीएनए। तो बेटा क्या करोगे, क्या करोगे? फिर से सेंट्रीफ्यूज तो करोगे, लेकिन इसमें अब तुम आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज एंजाइम, आरएनएज ब्रेक्स आरएनए, प्रोटीएज ब्रेक्स प्रोटीन, लाइपेज ब्रेक्स लिपिड्स। पर तोड़ तो तुमने दिया, ठीक है चलो भैया, ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। क्या डीएनएज ऐड करोगे? क्या डीएनएज ऐड करोगे? डीएनएज कभी, अरे नहीं 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 राहुल, ओ राहुल, नाम तो सुना ही होगा। डीएनएज काय को ऐड करोगे? डीएनए ही तोड़ दोगे तुम यार कैसे बच्चे हो। प्रोटीएज इस्तेमाल करोगे, आरएनएज इस्तेमाल करोगे, लाइपेज करोगे, डीएनएज नहीं करोगे। डीएनए को थोड़ी तोड़ने का है बेटा। पर भाई तुम जितना भी तोड़ लो, रहेगा तो वो सोल्यूशन के अंदर ही सारा। अभी मैं बताती हूं। टू रिमूव दिस, आरएनए को ब्रेक करा, आरएनएज ऐड कर दिया।
प्रोटीन को ब्रेक करा, प्रोटीएज ऐड कर दिया, लिपिड को ब्रेक करा, लाइपेज ऐड कर दिया। अब तुम्हें सिर्फ डीएनए चाहिए, पर बेटा उस सॉल्यूशन में तो डीएनए कहीं खोसा गया है, उस सॉल्यूशन के अंदर डीएनए कहीं खोसा गया है। जिस सॉल्यूशन के अंदर बेटा प्रोटीन्स टूटे हुए पड़े हैं, आरएनए टूटा हुआ पड़ा है, लिपिड्स टूटे हुए पड़े हैं, उसमें से बेटा डीएनए को निकालना है कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब बारी आती है एक ऐसे सवाल की जो नीट में कई बार पूछा गया है कि अब बताओ उस सॉल्यूशन में, उसके अंदर तुमने बाकी सारी चीजों को तो तोड़ दिया, लेकिन भाई अब अपने डीएनए को निकालने गए, तुम्हें कैसे पता तुम्हारा डीएनए यहां पे कहां है। अब आप बेटा क्या करोगे ना, जैसे यहां तो बहुत सारी चीजें हैं ना बेटा, अब तुम अपने डीएनए को वहां से कंसंट्रेटेड फॉर्म में या बोलो कि प्रेसिपिटेट करके निकालने के लिए, जैसे आपने दूध है ना बेटा, दूध में जैसे तुम बेटा क्या डालते हो, नींबू डालोगे, दूध फट जाता है, वो अलग हो जाती है ना बेटा, छेना बन जाता है, पानी पानी रह जाता है नीचे। वैसे ही इस सोल्यूशन में अब तुम डालोगे बेटा इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालते ही डीएनए जो होता है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, डीएनए जो आपको चाहिए वो प्रेसिपिटेट कर जाता है पूरे सोल्यूशन में से, प्यूरिफाइड डीएनए तुम्हारा बाहर आ जाता है। इनफैक्ट बेटा ये बिल्कुल ना इस प्रकार का दिखता है, एग्जैक्टली ऐसा आप लैब में कभी करोगे ना तो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा डीएनए, एग्जैक्ट आई एम सेइंग एग्जैक्ट ऐसा। इसे कहते हैं स्पूलिंग ऑफ डीएनए, इसे कहते हैं स्पूलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए दिख रहा है, नीचे सोल्यूशन बाकी अलग हो गया, डीएनए सेपरेट। इस पद्धति को बोला जाता है, इस स्टेप को बोला जाता है स्पूलिंग ऑफ डीएनए, स्पूलिंग ऑफ डीएनए बाय चिल्ड इथेनॉल, दिस इज एक्सट्रैक्टेड आउट। ठीक है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, इस पूरे सॉल्यूशन में से अब तुम्हारा जो डीएनए है वो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। In this solution, during centrifugation, during centrifugation, chilled ethanol added, इसको स्टार मार्क कर रही हूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड इथेनॉल added that precipitates out the DNA। निकल गया आपका डीएनए, आइसोलेट हो गया बेटा तुम्हारा डीएनए। यस यस, पहला स्टेप समझ में आया कि हम लोग करते कैसे एक्चुअल में। डन 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 डन। डन। एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग कराऊं, प्रेसिपिटेट आउट हो गया ना बेटा, पूरे सोल्यूशन में से अलग हो गया, आपने चिल्ड इथेनॉल डाला,
पूरे सोल्यूशन में से ये उठ के बाहर आ गया, प्रेसिपिटेट कर गया, ठीक है। डन 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 एवरीबॉडी। एक बारी मैं ये वाले स्टेप को एनसीईआरटी से कराती हूं, ठीक है। देखो टूल्स नहीं, इधर आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल में देखो क्या लिखा हुआ है। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। देखो एनसीईआरटी के सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे, ठीक है। रिकॉल दैट द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। बोला जेनेटिक मटेरियल सारे ऑर्गेनिजम्स का जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है बिना किसी एक्सेप्शन के, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए होता है, कई में आरएनए भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी इन द प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल। बोला कि अगर आपको डीएनए को मैम कट करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से और अपने डिजायरेबल जीन को उसमें से निकालना है, तो उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए along with the macromolecule such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids. Polysaccharides are the carbohydrates, complex carbohydrates. बोला क्योंकि डीएनए अंदर होता है बेटा सेल के, तो अगर मुझे डीएनए निकालना है तो मुझे सेल को कट करके ओपन करना पड़ेगा, और कट करके ओपन करके मुझे डीएनए को निकालना पड़ेगा, और डीएनए के साथ साथ बहुत सारी चीजें निकलेंगी, मुझे उन सारी चीजों से उसको फ्री करना पड़ेगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू विद द एंजाइम्स। जैसे बोला, अब देखो डिजायरेबल जीन जिससे तुमने निकाला है उसके अकॉर्डिंग तुमने एंजाइम ऐड किए। जैसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया तो लाइसोजाइम, प्लांट का इस्तेमाल किया तो सेल्यूलेज, फंगस का इस्तेमाल किया तो काइटिनेज। यू नो दैट द जीन्स आर लोकेटेड अलोंग द लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। तुमने पढ़ा है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स अलोंग द डीएनए। तो बोला आपको तो पता ही है प्रोटीन्स भी होते हैं, द आरएनए भी होते हैं। आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लिएज, यानी आरएनएज से अगर आप ट्रीट करोगे तो बेटा आपकी आरएनए का रिमूवल हो जाएगा। प्रोटीन्स को अगर रिमूव करना है तो प्रोटीएज का इस्तेमाल करोगे। एंड अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स and then the purified DNA ultimately precipitates out after adding the chilled ethanol। बोला कि जिस चीज को रिमूव करना है उसके अनुसार ऐसा उसका पर्टिकुलर एंजाइम इस्तेमाल कर लो, लेकिन अल्टीमेटली पूरे सोल्यूशन में से डीएनए को अगर प्रेसिपिटेट आउट करके निकालना है तो चिल्ड इथेनॉल ऐड करो। एंड दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। पूरे उस सोल्यूशन में धागे की तरह दिखेगा बेटा तुम्हारा प्यूरिफाइड precipitated DNA। That's it। पहला स्टेप डन डनाडन डन। क्लियर हुआ या नहीं? देखो पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हम नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ पाएंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देती हूं, एटलीस्ट थोड़ा सा। सेकेंड स्टेप, कटिंग वटिंग तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, फ्रेगमेंटेशन तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ा पाऊंगी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एटलीस्ट मैं इसकी हिस्ट्री बता देती हूं कि ये डिस्कवर कैसे हुए थे। इनका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा तो पढ़ा कैसे, कल की क्लास है ना, कल की क्लास में मजे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जितना अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चन भी करेंगे कल, ठीक है। यस, फ्रैगमेंटेशन ऑफ द डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन हम यानी कि बात करने जा रहे हैं मैम, सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन तो बाद की बात है, हम बात करने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आखिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा,
आखिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? इसे क्यों बोलने लगे, जिन्हें हम प्यार से अपनी साइंस में मॉलिक्यूलर सिजर्स का भी दर्जा देते हैं? मॉलिक्यूलर सिजर्स, मॉलिक्यूलर सिजर्स, कैंची, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सिजर्स। तो इनकी खोज कैसे हुई, इनका नाम रिस्ट्रिक्शन कैसे पड़ा? रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लिमिट। तो कुछ साइंटिस्ट थे यार, एसी को चेक कर लो, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, आर्बर, साइंटिस्ट का नाम नहीं मेंशन्ड है, बट ऐसा कहा कि यार ई कोलाई थी ना, ई कोलाई, तो ई कोलाई की पॉपुलेशन थी, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ई कोलाई को तो बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट कर देते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बट कुछ ई कोलाई ऐसी है जो बैक्टीरियोफाज से बच जा रही है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। हमेशा बेटा जब ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है तो आपको ऑब्जर्वेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे डार्विन, डार्विन के नाम आप सबने सुना होगा बेटा, इवोल्यूशन में भी हम पढ़ेंगे। ही वॉज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो एक 5 साल की यात्रा में निकले थे अपने शिप से, HMS बीगल, और गैलापागोस आइलैंड था एक साउथ अमेरिका के साइड्स में। तो उन्होंने बहुत सारी फ्लोरा और फौना को ऑब्जर्व किया था। उन्हीं ऑब्जर्वेशन पे तो बेटा उन्होंने अपनी बुक लिखी थी और उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया भी था। हालांकि बेटा मैं आपको बता दूं, मिस्टर डार्विन जी जो थे, उनकी जो कहानियां थी, कहानियां मतलब उनकी जो बातें थी, वो एक व्यक्ति से इंस्पायर्ड थी, जिस व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने बता दिया जो फेमस हो गए तो वो फेमस हो गए, है ना। एक थॉमस माल्थस नाम के व्यक्ति थे, और जब आप उनके ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, और वो भी सेम टाइम पे बेटा वो ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे जिस वक्त में डार्विन दे रहे थे, तो उनकी जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस थी, बट आप सिर्फ डार्विन का ही नाम सुनते हैं, है ना। बट एनीवे, एवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, वापस आते हैं बेटा टॉपिक पे। तो जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो चीजें आपको पता चलेंगी। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो इकोलाई था ना यार, जिनको बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट नहीं कर पा रही है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज होता है बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। बैक्टीरियोफाज इज बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। तो ये है हमारा प्यारा प्यारा जग से न्यारा इकोलाई, ठीक है ना। ये समझो इकोलाई का डीएनए। ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन थी कि भैया ये बैक्टीरियोफाज जो महाराज थे, ये जो बैक्टीरियोफाज महाराज थे, ये बैक्टीरियोफाज जब इनको इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस तो पता ही है ना आप सभी को, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ऐसा क्यों? जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे ना, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इसके जेनेटिक मटेरियल के बेटा इंसर्ट होते ही इसके टुकड़े 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 हो जाते थे। क्या समझे? दिस इज द बैक्टीरियोफाज, दिस इज द बैक्टीरियोफाज। आम जिंदगी में तो क्या होता है बेटा, ये इस इकोलाई की तो मेंटोस जिंदगी है, पर आम जिंदगी में क्या होता? आम जिंदगी में जैसे ही ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता तो इस इकोलाई की वाट लग जाती। बट बेटा ये है मेंटोस जिंदगी, क्योंकि बेटा जी होता क्या है ना, इकोलाई के अंदर 2 एंजाइम्स पाए गए। अब 2 एंजाइम्स बता रही हूं, इसमें से एक एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दूसरा एंजाइम की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक एंजाइम बेटा इनमें पाया गया, जो मैं हरे रंग से बना रही हूं, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका नाम ही फिर रिस्ट्रिक्शन पड़ा। इसके नाम का सिग्निफिकेंस अभी मैं बताती हूं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल की क्या कर देता है बेटा? बैंड बजा देता है, इसकी बैंड बजा देता है। समझ रहे हो? यस, इसकी बैंड बजा देता है, क्योंकि ये इसके डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल को बेसिकली आप कहोगे, दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव्स। क्लीव्स का मतलब होता है तोड़ देना, क्लीव का मतलब तोड़ देना, क्लीव द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। आपने वायरस के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बताओ किया या नहीं?
इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जैसे ही बेटा वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया बेटा, इस जेनेटिक मटेरियल को तोड़ दिया, इसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ता है बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझे? इसीलिए इसका नाम पड़ता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द बैक्टीरियोफाज विद इन ई कोलाई। यहां डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 1963। समझे? मैं यहां पे इसकी हिस्ट्री लिखना चाहूंगी। इन द ईयर 1963 two enzymes were discovered within E. coli. One रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। देखो एनसीईआरटी ने एंडोन्यूक्लियस दिया होगा, एक था एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो एंजाइम में मैं बेसिकली एंडोन्यूक्लियस लिख रही हूं। मैं कल की क्लास में आपको समझाऊंगी कि ये एंडोन्यूक्लियस क्या होता है और एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ये जिस टाइप का था, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मैं आपको कल बताऊंगी कि एंडो और एक्सो में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका फंक्शन तो मैं लिखवा ही चुकी हूं, एंड बेटा टू, जिसको अभी लिखेंगे डीएनए मिथाइलेज। टू डीएनए मिथाइलेज that added methyl group to the own DNA, E. coli की own DNA to protect it। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर सकती है, अगर ये वेरी गुड आस्था, अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर सकती है, तो इस ई कोलाई के खुद के डीएनए का कट क्यों नहीं हो रहा है इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो इसको कट ही नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द मिथाइलेशन। आपका एक एंजाइम है डीएनए मिथाइलेज। ये डीएनए मिथाइलेज क्या करता है? अपने डीएनए को बचाता है। कैसे बचाया? ये मिथाइलेशन हो गई, मिथाइलेशन ऑफ ई कोलाइज डीएनए। ई कोलाई के डीएनए को अगर आपने मिथाइल ऐड कर दिया, ये प्रोटेक्ट करेगा इसे अपने ही एंजाइम से, प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसीलिए ये प्रोटेक्ट हो जाता है बेटा। वो मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं कर पा रहा, रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहा। समझ गए? डन डन डन। तो आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या बताई है? हिस्ट्री बताई है। यस बेटा, आपको मैंने एक बार बताया था कि अगर आप ज्यादा इसमें दिमाग लगा के अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसे यहां चिपकाएंगे तो आप जनरलाइज करके कंसेप्ट्स को गलत कर लेंगे। तो ज्यादा हीरो बनो मत, ठीक है। हर चीज को एक ही चीज में चिपका दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ थिन बाउंड्री। कुछ लोग नहीं होते ज्यादा बनते हैं, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बनते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं। क्या पता तुम जाके बेटा क्लास में भी अपने शो ऑफ करते हो, जब तुम आगे आगे का पढ़ लेते हो या ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हो। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसने शायद ज्यादा पढ़ा नहीं होता, तो तुम, मुझे आई एम श्योर तुम शो ऑफ तो करते होगे। जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज जाके शो ऑफ तो करते होगे बेटा तुम लोग। हाँ सच बताओ, बड़ा मजा आता है। अच्छा ये नहीं पता है तुझे? मैं बताता हूँ, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। पूरा
डायग्राम शाइग्राम लेके बेटा सारा चिपकाते होगे। हाँ, डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन कर लो। इसके आगे ना बेटा इसकी वर्किंग हम अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डन। डमी स्कूल जाते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, कल ही किया था शो ऑफ। अरे भाई चलो बेटा, आप लोगों को समझ में आया? यस एवरीवन, आप लोगों को समझ में आया? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने बहुत सारी अगेन बेटा बेसिक बेसिक बातें की है, अच्छी अच्छी बातें की है। अब हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा जी, ठीक है। देखो, पोथियां तुम कम लिखते हो बट कॉन्सेप्ट तुमने काफी सारे पढ़े। पोथियां तुमने कम लिखी है बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े, ठीक है। यस, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा एक्चुअल में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो तुम एंडोन्यूक्लियस बोल रहे हो या एक्सोन्यूक्लियस बोल रहे हो, ये इनका नाम कैसे पड़ा, ये करते क्या है एग्जैक्टली, ये डीएनए को कट कैसे करते हैं। चाहे तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए निकालना हो, चाहे तुम्हारा बेटा वेक्टर डीएनए को कट करना हो, ये एग्जैक्टली कट करते कैसे हैं। और ये एक बड़ा टॉपिक है, ये इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। तो हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, पूरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वर्किंग, इसकी नेमिंग, और शायद हम कल ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे कि इसको सेपरेट कैसे किया जाता है वंस यू कट द डीएनए। थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऑलरेडी इसकी हिस्ट्री को पढ़ के आना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए। बायोटेक भी खत्म हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन भी खत्म हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, फिर एवोल्यूशन, फिर सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, ऐसा बहुत जल्द होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बेटा, सॉन्ग ही तो बस याद नहीं आते, बट चलो मैं तुम्हें एक सॉन्ग सुना देती हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बेटा अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा कैसा रहा लेक्चर। और कल हम बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक्स में बैकलॉग मत होने दो बेटा, पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और फिर बेटा रिवीजन 11th की भी तो करनी है ना, आप लोगों को प्रैक्टिस भी तो करनी है। आपके पास समय बहुत कम है, तो आप लोग बेटा समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बैकलॉग मत कीजिए, अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को साथ के साथ करंट में पढ़ते पढ़ते रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।